Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और आज हम लोग पढ़ेंगे दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि क्लास 9 हिस्ट्री लेसन नंबर 1 है अंडर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लेक्चर है ना। तो ये एनटीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना। तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की मदद से। तो चलिए देखते हैं टाइमलाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ये यहां पर हमने ड्रॉ किया एक टाइमलाइन। चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्लास 9 का हिस्ट्री लेसन नंबर 1 है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इसको हम लोग देखेंगे एनटीएससी लेक्चर के अंदर पे। जो हमारा आज का पूरा लेक्चर होगा वो एनटीएससी स्पेसिफिक होगा, तो हम लोग पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जिस टाइप के क्वेश्चंस एनटीएससी में पूछा जा सकता है उसके स्पेसिफिक ही रहेंगे हम लोग है ना। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एनटीएससी, ठीक है, हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है क्लास 9 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो उसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल हम लोग 8 इवेंट्स के बारे में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहीं पर ले लेते हैं एक छोटा सा 8 है ना। तो 8 इवेंट्स के बारे में देखेंगे। तो जो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा 1774 से। कहां से स्टार्ट होगा? 1774। तो यहां से हम लोग अपने पूरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 1774। उसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर होगा ना वो होगा 1789, ठीक है, 1789 होगा उसके बाद का जो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है वो। उसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर होगा वो है 1804। डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे 1804 में है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर, हम लोग 1804 नहीं लेंगे, 1804 थोड़ा सा जो है ना इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होगा वो है 1791। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसको है ना थोड़ा समय ज्यादा लगेगा पर डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 1792, ठीक है। उसके बाद में आप इसको ना इसी में ले लीजिए 1791 to 92 आप इसमें ले लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 1793 से 94 का जो है इसमें ले लो 1793 to 94 है ना। तो ये जो है नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप, ठीक। तो 1793 to 94 यहाँ पर हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है वो क्या है 1795 से क्या आ जाएगा 99 है ना। 1795 से 99 और उसके बाद में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है जिसका ईयर है 1804। क्या है वो? 1804। और जो लास्ट में हम लोग लेंगे वो क्या है 1815, 1815 है ना। तो ये जो है हमारा पूरा जो टाइमलाइन है, इतनी सारी चीजें हमें इसमें समझना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ 1774, 1789, 1791 to 92, then 1793 to 94, फिर 1795 to 99, 1804 और लास्ट में क्या है 1815। तो इतनी सारे हमें चीजों के बारे में समझना है इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1774 से है ना। तो 1774 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किंग के बारे में। तो कौन थे किंग, कैसे थे है ना, ये सभी चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में जो एक्चुअली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था 1789 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद में ये जो 1791 to 92 वाला पीरियड है ना उसमें ये जो किंग है, ठीक है, अभी क्या है बेटा ये मोनार्किक सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है अभी मोनार्किक सिस्टम है। तो 1791 में मोनार्किक सिस्टम से वो किस में चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक में। किस में चेंज होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक। और 1792 में वो किस में चेंज हो जाएगा कंप्लीट रिपब्लिक में, ठीक है। तो देखिए
1774 में सिर्फ किंग है तो मोनार्किक सिस्टम है ना। 1791 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक पीरियड कहलाएगा। फिर एक समय के बाद में किंग भी नहीं रहते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो कंट्री रिपब्लिक देश बन जाता है। ठीक है, तो CM फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक एंड R फॉर रिपब्लिक। अब उसके बाद में जो ये 1793 टू 94 में हम लोग देखेंगे बहुत ही भयानक जो एक पीरियड आता है जिसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर, है ना। क्या कहते हैं, रेन ऑफ टेरर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड था, रेन ऑफ टेरर, है ना, 1793 टू 94। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर आएगा उसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर। अब रेन ऑफ टेरर जो पूरा पीरियड था ना वो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ईयर आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल, ठीक है। अच्छा, रूल से याद आया, इस पीरियड में कौन रूल करते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। क्या नाम था, जैकोबियन क्लब, है ना, जैकोबियन क्लब। ठीक है, यहाँ पर कौन रूल करते थे, डायरेक्टरी रूल करते थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझेंगे किसके बारे में, नेपोलियन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन। और लास्ट जो है हमारा वो क्या है, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो ये BOW मतलब बैटल ऑफ वाटरलू। तो इतनी सारी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में समझना है ना। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1774। तो 1774 में जो किंग था जिसका नाम था लुइस 16, है ना, कौन से फैमिली से था, बोर्बन डायनेस्टी। याद रखिएगा, बोर्बन डायनेस्टी ना, वो बिस्किट वाला। ठीक है, तो बोर्बन डायनेस्टी से थे लुइस 16। और लुइस 16 की जो शादी हो जाती है वो ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस होती है, राजकुमारी होती है, उनसे होता है, जिनका नाम था मैरी एंटोनेटे। ठीक है, तो उनकी वाइफ का नाम था मैरी एंटोनेटे। लुइस 16 कब किंग बने, 1774 में। कौन से डायनेस्टी से आते थे वो, तो बोर्बन डायनेस्टी से आते थे, है ना। कैसे राजा थे, बहुत ही इनकैपेबल राजा थे, है ना, और बहुत ही रॉन्ग डिसीजन लिया करते थे। जब वो राजा बने तो उनको उनका खजाना खाली मिला था। क्यों खाली मिला था, क्योंकि बहुत ही अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते थे, फिजूल का खर्च करते थे, है ना, अपने लग्जरी चीजों को पूरा करने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइलेस, जहां पर वो पूरा अपना काम किया करते थे। और उसके बाद में जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अननेसेसरी बैटल लड़ा करते थे। ठीक है, उसमें भी वो बहुत ज्यादा पैसा जो है ना वो उड़ाया करते थे। ठीक है, पैसे से मुझे याद आया कि जो उस समय का करेंसी था फ्रांस का, वो क्या था, लिवरे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कुछ टर्म्स आता है एग्जाम पे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्या था, लिवरे था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिवरे वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो इतना हम किस में जाने, 1774 में। तो ये बहुत ही इनकैपेबल रूलर थे और अपने ट्रेजरी, अपने जो खजाने को भरने के लिए वो क्या करना चाहते थे, टैक्स को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अब जैसे ही टैक्स को बढ़ाना चाहते थे तो वो अकेले जो है ना वो डिसीजन नहीं ले सकते थे उसको टैक्स को बढ़ाने का। तो उसके लिए उनको किनसे परमिशन लेना पड़ेगा, वहां पर एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करता था फ्रांस में जिसे कहते थे स्टेट जनरल, है ना। तो ये स्टेट जनरल क्या था भाई, तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी था फ्रांस का। देखिएगा, स्टेट जनरल जो था ना एक पॉलिटिकल बॉडी था। ठीक है, स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी था। अब ये याद रखिएगा, जो किंग है ना वो अकेला टैक्स को बढ़ाने का डिसीजन नहीं ले सकता, उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, स्टेट जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो स्टेट जनरल के ऊपर में हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद में। और उससे पहले ना एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, स्टेट जनरल के ऊपर हम फिर से आएंगे कि कैसा क्या प्रोसेस था पूरा। तो वहां का जो सोसाइटी था ना वो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आधारित था, इनइक्वालिटी के ऊपर आधारित था। टोटल 3 स्टेट थे वहां पर, 3 क्लास थे वहां पर। पहले को कहा जाता था फर्स्ट स्टेट, दूसरे को कहा जाता था सेकंड स्टेट और तीसरे को कहा जाता था थर्ड स्टेट, है ना। तो जो फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जी। क्लर्जी किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जो कि चर्च वगैरह को मेंटेन करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। जैसे भारत में पंडित हैं, है ना, मंदिरों को मेंटेन करते हैं, वैसे ही मस्जिद को जो मेंटेन करते हैं मौलवी, वैसे ही चर्च को जो मेंटेन करते हैं क्लर्जिस कहते हैं। तो जो क्लर्जिस आते थे फर्स्ट स्टेट में,
वैसे ही जो सेकंड स्टेट में कौन आते थे, नोबल्स, जो बहुत अमीर लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, वो क्या कहलाते थे, नोबल्स कहलाते थे। और जो थर्ड स्टेट में ना सभी जो कॉमन लोग थे, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, वर्कर्स, तो ये सभी जो आर्टिस्ट वगैरह लोग थे वो किस में आते थे, कॉमन स्टेट में, जिसे थर्ड स्टेट भी कहा जाता था। तो जितना भी राइट्स है, जितना भी पावर है, जितना भी फैसिलिटीज है, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को दिया जाता था। जो हमारे थर्ड स्टेट हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पूरा सोसाइटी था फ्रांस का, वो पूरा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड था, आधारित था। ठीक है, तो इसके बाद में आप समझ ही सकते हैं कि भाई जहां पर इनइक्वालिटी होगा, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहां पर तो रिवॉल्यूशन होगा ही, है ना। दूसरा बहुत ही बड़ा फैक्टर ये था कि उस समय जितना भी टैक्स पेमेंट होता था ना, टैक्स पे किया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के द्वारा ही पे किया जाता था। तो इसमें आप कम से कम 2 टैक्स को तो याद रखना ही है आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक पहला जो टैक्स है जिसे कहते हैं टेथे, तो टेथे जो टैक्स होता है ना, वो किसको पे करते हैं हम लोग, चर्च को पे करते हैं, और ये लगभग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। तो पहला टैक्स क्या याद रखना है आपको, टेथे। कौन पे करता है, थर्ड स्टेट। सभी प्रकार का टैक्स जो है वो थर्ड स्टेट पे करते हैं। और ये जो टेथे है वो किनको पेमेंट होता था, क्लर्जिस को, चर्च को पेमेंट होता था। और ये कितना होता था, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, जो दूसरा टैक्स आपको याद रखना ही है वो क्या है, टेले। तो टेले क्या है, टेले जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, जो कि स्टेट, वहां की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली कलेक्ट करती है थर्ड स्टेट से। तो कम से कम ये 2 टैक्स तो आपको याद रखना ही है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समाज है वो इनइक्वालिटी पर आधारित है, जो कि सोशल कॉज हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जो टैक्स सिस्टम है उस वो पूरा थर्ड स्टेट पे कर रहा है, जो कि इकोनॉमिकल कॉज हो गया, है ना। आप थोड़ी ना चाहोगे कि सिर्फ आप ही टैक्स पे करते रहो, बाकी सिर्फ एंजॉय करते रहे, है ना। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होगा वो होगा देखो इस जो थर्ड स्टेट मैंने बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि भाई मिडिल क्लास भी हैं, है ना। मिडिल क्लास मतलब कि जो बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, है ना, इन्हें आगे जाकर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है, और इन प्रॉफिट को वो इन्वेस्ट करते हैं अपने एजुकेशन में, और एजुकेशन से इन्हें मिलता है नए आइडियाज, और इन्हीं नए आइडियाज को वो इन्वेस्ट करते हैं कहाँ, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, है ना। तो जो आगे रिवॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा, तो वो कौन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यही जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होते हैं ना, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं फ्रांस में, वो समझते हैं कि ये जो मोनार्की सिस्टम है वो बहुत बेकार सिस्टम है। इसके बजाय क्या आना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर आधारित जो कंट्री है वो होना चाहिए। तो ऐसा कौन सोच रहा था, जो नए पढ़े लिखे वर्ग हैं, ठीक है, जिन्हें न्यू मिडिल क्लास कहा जाता था, वो थे। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। अब जो ये नए मिडिल क्लास लोगों को जो आइडियाज मिला, है ना, तो भाई वो आइडियाज कहां से आया, वो आइडियाज आया फिलोसोफर्स से। कहां से आया वो आइडियाज, फिलोसोफर से। ठीक है, तो कुछ फिलोसोफर्स आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा आइडिया दिया था, जिनका नाम है रूसो, है ना। तो रूसो ने एक बुक लिखा था जिसे कहते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बताया है कि जो रिलेशन होना चाहिए राजा का अपने प्रजा के साथ में, किंग का अपने सिटीजन्स के साथ में, तो वो एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक रिलेशन होना चाहिए। ऐसा लुई 16 जैसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपनी रानी के ऊपर ध्यान दे रहा है, प्रजा जाए भाड़ में, हमको तो अपनी रानी को देखना है। तो ऐसा जो है वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना पड़ता है इफ यू आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन। तो ये बता रहे थे कौन, रूसो बता रहे थे। ठीक है, क्या नाम था उनका बुक का, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताया उन्होंने, द रिलेशन बिटवीन दी द लीडर एंड दी पीपल, है ना। तो वो उन्होंने बताया था अपनी बुक में। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने बुक लिखा था द टू ट्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट,
और उसमें उन्होंने जो एक एब्सोल्यूटिस्ट पावर होता है, जो एक सुप्रीम पावर होता है किंग का, उसको उन्होंने रिफ्यूट किया था, रिजेक्ट किया था। उनका मानना था कि जो पावर है वो किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर वो पर्सन अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए वो जो लीडर है वो खराब पर्सन निकल गया तो पूरे कंट्री का बैंड बजा देगा वो, ठीक है। तो इसीलिए पावर का मिसयूज ना हो, इसीलिए वो चाहते थे कि एक पर्सन के पास में सभी अधिकार नहीं होने चाहिए। क्या नाम था उनके बुक का? द ट्रू ट्रेटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट। किन्होंने लिखा था? जॉन लॉक ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद में तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं जिनका नाम है मॉन्टेस्को, और इनके ऊपर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉन्टेस्को ने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ, और इसमें क्या था, उन्होंने बताया था सेपरेशन ऑफ लॉ के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, उनका जो पावर है पूरा सेपरेट होना चाहिए। अगर आप भारत में आज की डेट में देखेंगे तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सभी सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं हम भी मॉन्टेस्को लॉ को फॉलो करते हैं, और जो सबसे पहला देश था जिन्होंने मॉन्टेस्को लॉ को अपने देश में इंप्लीमेंट किया था वो था अमेरिका, यूएसए, है ना। तो याद रखिएगा ये जो फिलोसोफर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के आइडियाज के ऊपर ही जो है वो आगे जाके फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉज कह सकते हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी कहां से आती है? आइडियाज से आती है ना। तो मैंने कितने कॉज बता दिया बातों बातों में, मैंने बता दिया पॉलिटिकल कॉज, है ना। पॉलिटिकल कॉज मतलब कि सभी पावर राजा के हाथ में है, प्रजा के पास में कोई भी पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर, है ना। जैसे वोटिंग राइट्स वगैरह उनके पास में कुछ नहीं है, बेसिक राइट्स जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रांस में। दूसरा मैंने बताया कि सोशल कॉज, मतलब कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो पूरा डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है। तीसरा मैंने बताया इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब कि जो पूरा टैक्स है वो कौन पे कर रहा है? जो थर्ड स्टेट है वो पे कर रही है ना, और जो किंग है वो बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं अननेसेसरी फाइट्स में। चौथा मैंने बताया आपको क्या? चौथा मैंने बताया इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज की जो आइडियाज हैं जो फिलोसोफर्स दे रहे हैं, है ना, तो जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको वो आइडियाज मिला और उनको समझ में आया कि मोनार्किक सिस्टम सही सिस्टम नहीं है, हमें नया सिस्टम चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऊपर बेस्ड सिस्टम चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं बहुत सारे कॉजेस थे, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कॉज था क्या, कि इमीडिएट कॉज बोलते हैं ना उसको, कि उसी कॉज की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन अचानक से हो गया, जिसे सडन कॉज भी कहते हैं। तो लोगों को ये अफवाह हो गई थी कि जो किंग है ना वो टैक्स बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे ही उनको पता चला कि टैक्स बढ़ने वाला है, वैसे ही वो क्या कर दिए, रिवॉल्ट कर दिए। क्यों रिवॉल्ट किए मैं बताता हूं। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि उस समय अगर आप देखेंगे तो फ्रांस का जो पॉपुलेशन था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अगर आप डेटा की बात करेंगे तो 1714 में जो फ्रांस का पॉपुलेशन था वो था 23 मिलियन, जो कि 1789 में बढ़कर कितना हो गया, 28 मिलियन हो गया। मतलब आप देख सकते हैं कि काफी कम समय में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था, लेकिन उसी रेशियो में जो है ना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा और प्रोडक्शन घटेगा तो प्राइस तो प्रोडक्ट की बढ़ेगी ही ना, है ना। तो इसीलिए जो प्राइस है वो प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। आप इसे समझिए, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मोबाइल है और मेरे पास सिर्फ एक ही कस्टमर है उस मोबाइल को परचेस करने वाला, तो हम लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर मेरे जो मोबाइल की कीमत 10,000 है वो 9,000 बोलेगा तो मैं सोच सकता हूँ कि भाई चलो मैं 9,000 में इसको दे के नक्की करूं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 20 कस्टमर है और 20 के 20 कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ मेरा मोबाइल ही चाहिए, तो मैं प्राइस को कम करूंगा कि बढ़ाऊंगा? तो नॉर्मल सी बात है कि मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा। तो इससे आप समझिए कि जो 20 कस्टमर है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो मेरा मोबाइल है वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्शन बहुत कम है ना। तो अगर प्रोडक्शन कम होगी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस समय भी वैसे ही होता था। फ्रांस में जो प्राइस था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, लोगों के पास में पैसा था नहीं, है ना, और ऊपर से जो किंग है वो टैक्स को बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो इस वजह से तो रिवॉल्ट होना ही था, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इमीडिएट कॉज कहते हैं, ठीक है। तो फिर से अपन यहाँ आते हैं कहा, स्टेट जनरल में। तो स्टेट जनरल क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि किंग जो है वो अपने से टैक्स बढ़ा नहीं सकता था, उसे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट जनरल की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट जनरल क्या है, वहां का एक पॉलिटिकल बॉडी है। अब समझते हैं स्टेट जनरल के बारे में। तो देखिए स्टेट जनरल में ना टोटल जो है वो 3 स्टेट होते थे, फर्स्ट, ओके, सेकंड और थर्ड।
तो ये जो फर्स्ट स्टेट है वो मैंने बताया क्लर्जिस्ट थे, सेकंड स्टेट मैंने बताया कि नोबल्स थे, थर्ड स्टेट मैंने बताया कि कॉमन लोग थे। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेट है ना, उसमें लगभग सिर्फ 10% लोग ही रहते हैं फ्रांस के। और जो थर्ड स्टेट में रिमेनिंग 90% पीपल कम्स अंडर दी थर्ड स्टेट, तो 90% लोग थर्ड स्टेट में रह रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड स्टेट में सिर्फ 10% लोग रह रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उस समय पे प्रॉब्लम, उस समय पे जो पॉपुलेशन डिवाइड था वो कितना एक जगह पे सिर्फ 10% है और दूसरी जगह पे 90% है, ठीक है। लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं होता था। देखो यहाँ पर जो थे ना, वो कैसा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर जो थे फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, सेकेंड स्टेट से भी 300 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम था ना, वो थोड़ा सा अलग था। ऐसा नहीं है कि 300 के लोग 300 वोट देंगे, ऐसा नहीं था। मतलब एक स्टेट सिर्फ एक वोट ही दे सकता है, भले आपके पास 300 हो चाहे 600 मेंबर्स हो, है ना। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट था, 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये तो बहुत गलत है कि अगर इनके पास में 300 मेंबर्स है तो उनका भी वोट एक ही काउंट होगा, इनके पास में 300 मेंबर्स है तो उनका वोट एक ही काउंट होगा। लेकिन इनके पास तो 600 मेंबर्स है ना, तो इनका वोट 2 काउंट होना चाहिए, लेकिन काउंट होता था 1, ठीक है। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेट है ना, वो बोलती थी कि भैया हमारा जो है एक डिमांड है जिसको आप एक्सेप्ट कर लो। वो डिमांड ये है कि आप 1 स्टेट 1 वोट हटाकर 1 मेंबर 1 वोट रख दो। तो 1 मेंबर 1 वोट होगा तो क्या होगा, 300 मेंबर्स इज इक्वल टू 300 वोट्स, 300 मेंबर्स इज इक्वल टू 300 वोट्स और 600 मेंबर्स इज इक्वल टू 600 वोट्स। लेकिन जो वहां के राजा थे ना, वो इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिए। क्यों डिमांड को रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि अभी जो फर्स्ट 1 स्टेट 1 वोट वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा किंग को सपोर्ट करती है, हमेशा हमेशा किंग को ही सपोर्ट करेगी। तो इनका एक वोट और इनका एक वोट, 1 + 1 कितना हो गया, 2 वोट। और थर्ड स्टेट के पास भी कितना है, 1 वोट है। तो 2 वोट किन को जा रहा है, किंग को जा रहा है। और 1 वोट क्या है, उनके अगेंस्ट में जाएगा। क्यों उनके अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा टैक्स कौन पे करेगा, थर्ड स्टेट। इसीलिए थर्ड स्टेट तो कभी नहीं चाहेगी ना कि जो टैक्स बढ़े। और फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो 1 रुपया भी नहीं देना है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा किन को फेवर करेंगे, किंग को। तो चूंकि 2 लोग किंग को फेवर कर रहे हैं और एक जो स्टेट है वो किंग को अपोज कर रहा है, तो 2/1 के रेशियो से तो किंग का मोशन पास हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर किंग इनके पूरे डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस केस में फिर किंग का जो प्रपोजल है वो पास नहीं हो सकता। क्यों पास नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, 300 मेंबर्स इज इक्वल टू 300 वोट्स, 300 मेंबर्स इज इक्वल टू 300 वोट्स और 600 मेंबर्स इज इक्वल टू 600 वोट्स। तो ये 300 मिलके तो किंग को सपोर्ट कर देंगे, तो 600, लेकिन ये 600 तो अपोज कर देंगे ना। तो उस केस में किंग का जो टैक्स का बढ़ाने का सपना है वो कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए किंग ने जो थर्ड स्टेट के डिमांड को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही थर्ड स्टेट के डिमांड को रिजेक्ट किया ना, तो थर्ड स्टेट ने बॉयकॉट किया मीटिंग, हमें ऐसा मीटिंग अटेंड नहीं करना है जहां हमारी बातों को सुना ना जाता हो। और वो चले गए इंडो टेनिस कोर्ट, उसी पैलेस ऑफ वर्साइलेस में ये पूरा चल रहा था, है ना, मीटिंग। तो इंडो टेनिस कोर्ट में वो चले गए और इंडो टेनिस कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने क्या बना लिया, नेशनल असेंबली। तो याद रखिएगा, जो ये थर्ड स्टेट थे इन्होंने ही बनाया था क्या, नेशनल असेंबली, ठीक है। थर्ड स्टेट हैज मेड नेशनल असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होगी ये नेशनल असेंबली। और इनका एक ही टारगेट होगा, बहुत बड़ा टारगेट होगा कि ये फ्रांस का क्या बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। क्या बनाए, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब जो नेशनल असेंबली में जो एक्सपर्ट्स थे लॉ के, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो गए। लेकिन बाकी जो लोग थे, क्योंकि थर्ड स्टेट बहुत बड़ी, 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में आती थी ना, तो बाकी जो कॉमन लोग थे ना, उनको ये अफवाह हो गई कि जो किंग है वो टैक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए वो अपना पूरा काम वगैरह को छोड़कर कहाँ चले गए, एक बैस्टाइल फोर्ट था वहीं फ्रांस में, तो वहां पर चले गए। कहां पर चले गए, बैस्टाइल फोर्ट में। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। बैस्टाइल फोर्ट में चले गए और बैस्टाइल फोर्ट में जाने के बाद में ना, उन्होंने उस पूरे बैस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। दे हैव डिस्ट्रॉयड द बैस्टाइल फोर्ट। अब सर आप पूछोगे कि सर ये बैस्टाइल फोर्ट को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि बैस्टाइल फोर्ट जो था ना, वो राजा की ताकत की निशानी था। इट वॉज अ सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। और जो बैस्टाइल फोर्ट था ना, वो एक जेल की तरह भी यूज होता था, है ना। इट वॉज यूज एज अ प्रिजन।
और उसमें किन्हें कैदी की तरह रखा जाता था? उन लोगों को जो कि राजा के खिलाफ बोला करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेस्टाइल फोर्ट was used as a prison and it was a symbol of the despotic power of the king। अगर आप एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देखेंगे तो उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि बेस्टाइल फोर्ट क्या था। तो बेस्टाइल फोर्ट क्या था? एक जेल था और उसके साथ में ये एक सिंबल था किसका? डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग का, है ना। तो ये याद रखिएगा, बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद में जो उसके पीसेस थे उसको लोग लेके गए और दिखाते थे कि देखो ये हमारी आजादी की निशानी है, ठीक है। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ था ना, तो वो हुआ था 14 जुलाई। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 और इसे ही कहते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट, है ना। तो 14 फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? एग्जैक्टली 14 जुलाई 1789। और इसी के बाद जो है ना, हर साल हम लोग ये जो 14 जुलाई को फ्रांस का क्या बोलते हैं? नेशनल डे बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रांस का नेशनल डे क्या है? 14 जुलाई है, ठीक। फ्रांस का नेशनल डे 14 जुलाई। तो ये रहा पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद में बहुत सारी चेंजेस आई फ्रांस में, ठीक है। लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किए और अल्टीमेटली अंडर द प्रेशर ऑफ द पीपल, जो वहां के लुइस 16 थे उनको लोगों का बात को एक्सेप्ट करना पड़ा और उन्होंने भी अपना परमिशन दे दिया कि ठीक है भाई, जाओ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं है कि रात को सुबह बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समय लगता है देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। जैसे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था, तो यहाँ पर फ्रेंच लोगों ने भी लगभग 2 साल का समय लिया और 1791 में फाइनली उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कर लिया, है ना, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जैसे हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे ही इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, है ना। तो देखो कि 1791 में किंग भी है, किंग मरा नहीं है, ठीक है, किंग भी है प्लस कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक पीरियड हुआ तो बहुत सारे चेंजेस हुए, है ना, फ्रांस में। तो लोगों को क्या मिला? लोगों को मिल गया वोटिंग राइट्स। क्या मिल गया लोगों को? वोटिंग राइट्स, है ना। लोगों को मिल गया वोटिंग राइट्स। और वोटिंग राइट्स किनको मिलेगा? सिर्फ मेल को मिलेगा, याद रखिएगा, सिर्फ मेल को मिलेगा वोटिंग राइट्स, है ना। फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। और उन मेल को मिलेगा जो कि टैक्स पे करते हैं और जिनका एज 25 है उससे ऊपर है, सिर्फ उन्हीं मेल को मिलेगा। जो 25 से कम है या फिर जो गरीब हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, वोटिंग राइट्स भी इक्वालिटी पर आधारित नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि लोगों को कुछ और बेसिक राइट्स मिलेंगे, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो याद रखिएगा, ये जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पूरी दुनिया को देने वाला रिवॉल्यूशन कौन था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि हम सभी बराबर हैं, है ना। लिबर्टी मतलब क्या होता है कि हम सभी आजाद हैं। और फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है कि हम सभी एक ही फैमिली से हैं। जैसे भारत के केस में हम अगर फ्रेटर्निटी बोलेंगे तो वी ऑल आर फ्रॉम सेम फैमिली, दैट इज कॉल्ड इंडिया। तो फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, है ना। तो याद रखिएगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वाला देने वाला जो देश था वो कौन था? फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से हमें ये तीनों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज पूरी दुनिया को ये मिला, ठीक। तो ये कुछ चेंजेस थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो लुइस 16 था, जो किंग था, वो बहुत ही परेशान था कि भाई मेरा जो पावर है वो लिमिट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के आने की वजह से। तो हालांकि वो सामने तो लोगों के मुस्कुराता था, लेकिन अंदर जो है ना उसकी जो दर्द थी उसको कोई नहीं समझ सकता था। इसीलिए वो एक प्लॉटिंग कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था। वो क्या सोच रहा था कि मैं दूसरे देश के राजा से कांटेक्ट करूं और उनकी मदद से जो पूरा मूवमेंट है उसको क्या कर दूं? बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं, है ना। तो वो अपने देश के लोगों के खिलाफ ही क्या कर रहा था? प्लॉटिंग कर रहा था। तो कुछ कंट्रीज थे जैसे कि ऑस्ट्रिया है, प्रशिया है ना। तो ऑस्ट्रिया, आपको याद होगा उनकी वाइफ कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। मैरी एंटोनिएटा वाज द प्रिंसेस फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया जैसे देश को वो कांटेक्ट करता है और वहां के आर्मी वहां के जो राजा को कन्विंस करता है कि भाई जो मेरे देश में हो रहा है फ्रांस में, वो हो सकता है कि आगे आपके देश में भी हो जाए, ठीक है। तो वो राजा भी डर गए और डर से उन्होंने भी अपना सपोर्ट जो है वो फ्रांस के जो राजा थे लुइस 16 उनको दे दिया। लेकिन ये जो पूरा खेल में गड़बड़ी तब हो गई जब इनके प्लॉटिंग के बारे में पता किनको चल गया?
नेशनल असेंबली को चले गए, है ना। तो जब नेशनल असेंबली को इनके पूरे प्लॉटिंग के बारे में पता चला तो इन्होंने अपनी पूरी जो लोगों की पावर थी उनको लेकर कहा चले गए, जहां वो रहते थे, पैलेस ऑफ टुलिलिस। तो पैलेस ऑफ टुलिलिस में वो गए 1792 में, और जो किंग थे ना उनको अरेस्ट कर लिए। और जैसे ही किंग को अरेस्ट किए, कौन से चार्जेस में, डायरेक्ट देशद्रोह का चार्जेस उनके ऊपर लगा था। तो डायरेक्ट ट्रेजन बोलते हैं उसको, है ना। तो देशद्रोह का उनके ऊपर चार्जेस लगा था। और उसके बाद में जो है राजा का तो रोल खत्म हो गया, राजा और रानी दोनों जेल में चले गए। कब चले गए? 1792 में। तो जब राजा और रानी जेल में गए, है ना, तो उसके बाद क्या बचा फ्रांस में? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचा। कब? 1792 में। तो अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचा है ना, तो फिर वहां पर क्या स्टार्ट हुआ? रिपब्लिक पीरियड स्टार्ट हुआ, क्योंकि किंग तो है नहीं। किंग कहाँ चले गए? जेल में चले गए, ठीक है। और ये डेट कब था? डेट भी याद रखिएगा, 21 ऑफ सितंबर 1792। क्या था डेट? 21 ऑफ सितंबर 1792, जब वहां के जो राजा थे लुई 16 और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेटे, उनको कहां डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। किस चार्ज में? देशद्रोह के चार्ज में। और इसके बाद में फ्रांस में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बचा। और अब जो है वो इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद में जो वहां लीडर्स आएंगे वो चुन के आएंगे ना, इसीलिए क्या स्टार्ट हुआ है वहां पर? रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? द लीडर ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड पर्सन, है ना। पहले क्या था? लीडर ऑफ द नेशन वाज मोनार्किक पर्सन। अब क्या हो गया? लीडर ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड पर्सन। तो इस तरीके से वहां पर क्या स्टार्ट हुआ? रिपब्लिक पीरियड स्टार्ट हुआ। कहां? फ्रांस में, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा पीरियड समझ में आया होगा। अब देखिए, अब इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो चुनाव लड़ेगी ना। तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? जैकोबियन क्लब। अब जैकोबियन क्लब के एक जो लीडर थे, ठीक है, ये वाला पूरा कहानी अब ओवर हो गया है। अब फ्रांस में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आ चुकी है। अब डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो चुनाव लड़ने वाली जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? जैकोबियन क्लब। अब इस जैकोबियन क्लब के जो लीडर थे, जैसे बीजेपी के लीडर मोदी जी है ना, वैसे जैकोबियन क्लब के लीडर कौन थे? उनका नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियरे। क्या था? मैक्समिलियन रोबेस्पियरे इनका नाम था, ठीक है। मैक्समिलियन रोबेस्पियरे जो थे वो जैकोबियन क्लब के लीडर थे। और जैकोबियन क्लब जो है वो चुनाव जीतकर आती है और मैक्समिलियन रोबेस्पियरे पूरे देश के जो है वो लीडर बन जाते हैं। लेकिन मैक्समिलियन रोबेस्पियरे थोड़े से स्ट्रिक्ट किस्म के पर्सन थे। इनके रूल्स और रेगुलेशन तो बहुत ही बेहतरीन हुआ करते थे, पूरी इक्वालिटी पर बेस्ड थे ये। लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना ये किसी भी हद तक जा सकते थे। मतलब मान लो कि अगर कोई व्यक्ति छोटा सा भी गलती कर रहा है तो डायरेक्ट मौत की सजा देते थे ये, है ना। और मौत देने के लिए एक बहुत ही यूनिक टेक्निक का यूज करते थे, एक टूल का यूज करते थे, जिसे कहते हैं गुलोटाइन मशीन। क्या कहते हैं? गुलोटाइन मशीन, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, गुलोटाइन मशीन, ठीक। गुलोटाइन मशीन का यूज करते थे। इस गुलोटाइन मशीन को डॉक्टर गुलोटाइन ने इन्वेंट किया था। ये कैसा मशीन होता था कि इसमें देखिए, आपने एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में देखा होगा, है ना, जो वहां के हीरो थे, उनको एक बार ऐसे ही कुछ सजा दिया जाता था मूवी में। तो देखो क्या होता था, एक एक चॉप रहता था, उसमें नीचे में आपका सिर रखा जाता था, फिर अचानक से वो गिरता था और आपका सिर धड़ से अलग हो जाता था, ठीक है। तो उस मशीन को कहा जाता था गुलोटाइन मशीन। इस गुलोटाइन मशीन से उन्होंने बहुत से लोगों को मौत की सजा दी। बहुत से छोटे छोटे रीजन की वजह से वो मौत की सजा दे देते थे, ठीक है। इस वजह से बाद में जो मैक्समिलियन रोबेस्पियरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले भी उनको क्या करने लगे, उनका विरोध करने लगे कि भाई ऐसा आप जो है मत करो, ठीक है। हाँ, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप का जो रूल्स और रेगुलेशन है बहुत अच्छा है, बट उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आप इतना तो हार्श टेक्निक मत यूज करिए, ठीक है। तो उनके बहुत से सपोर्टर भी उनको मना करते थे ये सभी चीजें करने से। फाइनली इनका कंप्लेन हो गया कहाँ? वहां के जो जुडिशरी थे उनके पास में उनका कंप्लेन हो जाता है। और कंप्लेन होने के बाद में जो वहां की जुडिशरी है ना, उन्होंने भी बोलते हैं ना कि जो जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो वहां के जज थे उन्होंने ये जजमेंट दिया कि मैक्समिलियन रोबेस्पियरे का भी डेथ सेंटेंस सुनाया। और उनकी डेथ कैसे होगी? उसी गुलोटाइन मशीन से होगी जिससे उन्होंने बहुत से लोगों की जान ली थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्समिलियन रोबेस्पियरे का चैप्टर कब खत्म हो जाता है? 1794 में, है ना। एक चीज मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने भी मुझे रिमाइंड नहीं कराया,
सॉरी आप लोग कैसे रिमाइंड कराओगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल अपने डाउट्स वगैरह प्लीज लिखते रहिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि जो रिपब्लिक पीरियड पूरा स्टार्ट हुआ था ना, तब भी कुछ चेंजेस आई थी। जैसे यहाँ पर क्या था, जो मेल है 25 इयर्स के अबव सिर्फ उन्हीं को ही वोटिंग राइट्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वो कम होके कितना हो गया, यहाँ पर वो कम होके हो गया 21 इयर्स, ठीक है 21 इयर्स। लेकिन अभी भी सिर्फ किनको मिलेगा, मेल को मिलेगा। यहाँ पर जो टैक्स पे करते थे उन्हीं को मिलता था मेल को, लेकिन यहाँ पर अमीर गरीब सभी प्रकार के मेल को मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज हो गया, है ना। यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज मतलब सभी व्यक्तियों को जो कि मेल हैं उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा, कहाँ, फ्रांस में। लेकिन फीमेल को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिला। फीमेल को वोटिंग राइट कब मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एक लाइन, फीमेल को वोटिंग राइट मिलेगा 1946 में। कब मिलेगा, फाइनली 1946 में। तो आप समझ सकते हैं कि फीमेल को कितना ज्यादा जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता था फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस गॉट फ्रेंच वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स इन 1946, जस्ट 1 ईयर बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और ये पूरा जो पीरियड है हम लोग कब देख रहे हैं, 1791, 92, 1789, है ना। तो ये लगभग उनको कितना सालों तक वेट करना पड़ा, 150 सालों तक वेट करना पड़ा अपनी वोटिंग राइट्स पाने के लिए। तो ये जो था फीमेल का थोड़ा मैंने बात बताया आपको। तो चलिए फिर बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो पूरा गुलियोटाइन मशीन और ये जो पूरा रेन ऑफ टेरर कंप्लीट हो जाता है ना। मैक्स मिलर रोबिस्पेरे का चैप्टर भी ओवर हो जाता है। और चूंकि मैक्स मिलर रोबिस्पेरे चले गए हैं तो जैकोबिन क्लब का भी स्थिति बिगड़ गया। और जैकोबिन क्लब के बाद में क्या आते हैं, डायरेक्टिव रूल। तो डायरेक्टिव रूल कब से कब तक रूल करते हैं, 1795 से 94। लेकिन डायरेक्टिव रूल में आने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ। जब मैक्स मिलर रोबिस्पेरे आए थे ना, तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने स्लेवरी को खत्म कर दिया था, ठीक है। स्लेवरी वॉज बैंड, जो गुलामी होती है ना उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। कब, 1894 में, है ना। तो 1894 में स्लेवरी खत्म हो गया। लेकिन खराब बात यह है कि जब नेपोलियन आएंगे ना 1804 में एम्परर बनकर, तो वो स्लेवरी को फिर से स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली जो है ना वो स्लेवरी कब स्टॉप होगी, 1848 में, ठीक है। तो स्लेवरी वॉज स्टॉप्ड इन 1894। Again after 10 years who will start? Napoleon will start in 1804। और फाइनली जो गुलामी है, स्लेवरी है फ्रांस में, वो कब खत्म होगी, 1848 में। तो याद रखिएगा, स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन विच ईयर, 1848, ठीक। इतना अपने को समझ में आ गया। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या, डायरेक्टरी रूल। तो डायरेक्टरी रूल में कौन थे, जो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास थे ना, जो स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास थे वो इसके मेंबर्स थे, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है वो पहली बार पावर अपने हाथों में एंजॉय कर रही है ना। क्योंकि जो जैकोबिन क्लब में जो गरीब तबके के लोग थे वो ज्यादा थे, ठीक है। तो चूंकि ये पहली बार अपने आप में वो रूल को एंजॉय कर रही है, पावर को एंजॉय कर रही है, इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस ना, इसमें दो विंग्स होते थे जिन्हें कहते थे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। क्या कहते थे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये आपस में ही लड़ बैठते थे, है ना, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। तो ये जो था कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया उनके बीच में, भाई आपस में लड़ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट, इसी लड़ाई झगड़े का फायदा किसने उठाया, नेपोलियन ने उठाया। और नेपोलियन ने आर्मी की मदद से, क्योंकि नेपोलियन कौन थे, नेपोलियन जो थे आर्मी के लीडर थे, तो उन्होंने आर्मी की सपोर्ट से इस डायरेक्टरी रूल को खत्म करते हुए अपना रूल स्टार्ट किया। तो नेपोलियन का जो पॉलिटिकल रूल स्टार्ट होता है ना, वो कब स्टार्ट होता है, 1799 में, है ना। और वो क्या होते हैं, डिक्टेटर होते हैं, ठीक, डिक्टेटर। अब आप पूछोगे सर ये डिक्टेटर और मोनार्क में क्या डिफरेंस होता है, डिक्टेटर या फिर जो ये किंग है ना, लुईस 16, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो किंग या फिर मोनार्क जो है ना वो किसी रॉयल फैमिली से आते हैं, लेकिन जो डिक्टेटर है वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं आएंगे, वो एक सिंपल बैकग्राउंड से होंगे, उनकी फैमिली बहुत ही कॉमन फैमिली होगी, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो डिक्टेटर होता है वो कॉमन फैमिली से आता है, लेकिन जो किंग होता है वो एक रॉयल फैमिली से आता है, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो नेपोलियन ने 1799 में जो ये डायरेक्टरी रूल को हटाकर सत्ता पलट कर दिया, खुद डिक्टेटर बन गया। और 1804 में अपने आप को 1804 ना देख सकते हैं ईयर, तो 1804 में अपने आप को ऑफिशियली जो है वो एम्परर घोषित कर दिया फ्रांस का, ठीक है। अब जैसे ही इसने एम्परर घोषित किया फ्रांस का, इसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए फ्रांस में,
है ना, जिसे कहते हैं सिविल कोड। क्या कहते हैं? सिविल कोड। ठीक, तो समझिएगा इस सिविल कोड के जो थे ना, सिविल कोड मतलब क्या होता है? सिटीजन के लिए बनाया गया रूल्स को क्या बोलते हैं? सिविल कोड बोलते हैं। और इसी सिविल कोड को क्या कहा जाता है? नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको किसने बनाया था? नेपोलियन ने बनाया था। कब बना था? 1804 में। ठीक है, तो सिविल कोड जो थे इसके कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, है ना। पॉजिटिव पॉइंट में क्या ले सकते हो कि इसमें जो नेपोलियन ने जो बर्थ के बेसिस पे पूरा प्रिविलेज मिलता था उसको पूरा खत्म कर दिए। अब जो है मतलब सभी लोग समान होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। जो एक फ्यूडल सिस्टम होता था, जमींदारी प्रथा होती थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। जो किसानों को बहुत दिक्कत होती थी, बड़े बड़े ज्यादा मैनोरियल ड्यूज से, जो लोन वगैरह से, उनको पूरा फ्री कर दिया किसान को। पीसेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम द मैनोरियल ड्यूज एंड सर्वडम। सर्वडम एक प्रकार का गुलामी होता है। चौथा आप ये बता सकते हो कि जो इस सिविल कोड में जो नेपोलियन ने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया, है ना। तो इस तरीके से जो सिविल कोड में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी काम की थी। ठीक है, जिसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? सिविल कोड की अच्छाई वाली बात। लेकिन इसमें कुछ बुरी बात भी थी। कि बुरी बात क्या थी? कि उन्होंने जो है सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था कि अब आप जो है नेपोलियन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो जो है कुछ अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए आर्मी की संख्या बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लोगों को जबरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती किया करते थे। तो फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेंच आर्मी, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इनटू द फ्रेंच आर्मी वाज आल्सो वेरी नेगेटिव पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एक और बहुत बुरी बात है, नेगेटिव पॉइंट है, कि वो टैक्स को बहुत बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, ही वाज प्लानिंग टू इंक्रीज टैक्स। तो जो टैक्स बढ़ाने की बात थी, सेंसरशिप इंपोज करने की बात थी, और लोगों को फोर्सफुल तरीके से फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट करने की बात थी, वो सभी आप नेगेटिव पॉइंट्स में ले सकते हो। तो क्या मैं बोला कि सिविल कोड में बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से सिविल कोड के बारे में आप समझ सकते हो। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा नेपोलियन के बारे में, कि नेपोलियन एक बहुत ही एम्बिशियस लीडर था। वो एक दिन पूरे दुनिया का लीडर बनना चाहता था। फ्रांस का तो लीडर बन ही चुका है, आगे जाके वो यूरोप का लीडर बनना चाहता था, और उसके बाद में पूरे दुनिया का लीडर बनना चाहता था, है ना। तो वो यूरोप का लीडर बनने के लिए बहुत से यूरोपियन टेरिटरी को ऑलरेडी कब्जा कर लिया था। ही हैज ऑलमोस्ट कैप्चर्ड द एंटायर टेरिटरी ऑफ द यूरोप। तो इसके जो एक्सपेंशन पॉलिसी था ना, हिज एक्सपेंशन पॉलिसी, जो इसका एक्सपेंशन पॉलिसी था, ठीक है, मतलब अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे के टेरिटरी को कब्जा कर लिया जाए, तो इसी एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से उसने बहुत सारे दुश्मन बना दिए थे। ठीक है, जैसे मान लो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए भारत पर भी कब्जा कर लेता है ना। वो जो है जापान के भी कुछ आइलैंड्स को कब्जा करने की कोशिश करता है। तिब्बत को तो पूरा कब्जा कर ही लिया है ना। हांगकांग को तो पूरा कब्जा कर ही लिया है। तो इस तरीके से जो चाइना है वो क्या करता है, अपना एक्सपेंशन पॉलिसी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आप बताइए कि चाइना ज्यादा दोस्त बनाएगा कि ज्यादा दुश्मन बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चाइना है वो ज्यादा दुश्मन बनाएगा। तो उसी प्रकार से नेपोलियन भी क्या करता था, तो नेपोलियन अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे देश की टेरिटरीज को कब्जा करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से वो क्या बना लेता था, बहुत सारे अपने लिए दुश्मन बना लेता था। ठीक है, और उन्हीं दुश्मनों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, किसमें? बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से उसने अपने लिए बहुत से एनिमीज बना लिए, और उन्हीं एनिमीज ने उनके ऊपर अटैक कर दिया बैटल ऑफ वाटरलू में। तो चलिए समझते हैं कि क्या था बैटल ऑफ वाटरलू। तो बैटल ऑफ वाटरलू दो ग्रुप के बीच में हुआ था, एक में थे फ्रांस और दूसरे में थे ब्रैक। ठीक है, तो फ्रांस को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? नेपोलियन बोनापार्ट। और ब्रैक को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया। बी फॉर ब्रिटेन, है ना, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड बी फॉर प्रुशिया। प्रुशिया जो था वो जर्मनी का पुराना नाम है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक तरफ 4 पावरफुल कंट्रीज, दूसरी तरफ फ्रांस अकेला। कौन जीतेगा? ब्रैक। कौन हारेगा? फ्रांस। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट की इसमें हार हो जाती है। और जैसे ही इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हारते हैं, वैसे ही वो भागकर एक आइलैंड पे चले जाते हैं, जिसे कहते हैं सेंट हेलेना आइलैंड। और सेंट हेलेना में भी नेपोलियन की मृत्यु होती है 1821 में। तो फाइनली जो है नेपोलियन कब मरते हैं, कब उनकी मृत्यु होती है?
1821 में फाइनली ही डाइड, है ना। 1821 में नेपोलियन का जो चैप्टर फाइनली क्या होता है, ओवर होता है ना। तो याद रखिएगा ये जो है स्टोरी, ठीक। सो नेपोलियन फाइनली डाइड इन 1821 इन सेंट हेलेना आइलैंड। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो जीती हुई कंट्रीज है ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, तो भाई जीतने के बाद में फ्रांस को तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, है ना। वो उनके ऊपर में बहुत से पेनल्टीज लगाते हैं, ठीक है। किस ट्रीटी के माध्यम से लगाते हैं? ट्रीटी मतलब होता है एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट तो करेंगे ना। तो एक ट्रीटी उन्होंने साइन किया था जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ वियना। तो यहां पर लिख लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ वियना उन्होंने साइन किया। और ये जो ट्रीटी ऑफ वियना, वियना कहां पर है याद रखिएगा, वियना है ऑस्ट्रिया में, है ना। तो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो वो एक्सपेंशन किया करते थे उसको लिमिट कर दिया गया। जितने भी टेरिटरीज कब्जा किया था फ्रांस नेपोलियन की लीडरशिप में, उसको सबको छोड़ना पड़ा उसको, है ना। और जो उनके जीते हुए देश थे जैसे कि उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज अपने अंडर पे ले लिया, जैसे कि प्रशिया ने ले लिया सैक्सोनी का एरिया, रशिया ने ले लिया पोलैंड, है ना। और ऑस्ट्रिया ने ले लिया नॉर्थ इटली। ऑस्ट्रिया ने किसको लिया? नॉर्थ इटली को लिया, ठीक है। और एक सबसे जो बड़ा आपको याद रखना है पॉइंट, वो ये है कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में, मतलब बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में, फ्रांस में क्या आता है? मोनार्किक सिस्टम फिर से वापस आ जाता है। क्यों मोनार्किक सिस्टम फिर से वापस आता है? क्योंकि जो चारों कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये सभी के सभी मोनार्किक कंट्रीज हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि डिक्टेटरशिप आगे कंटिन्यू करे। इसलिए याद रखिएगा, आफ्टर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, सॉरी आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना, वर्साइलिस मत लिखिएगा, ठीक है। आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना फ्रांस में कौन सा सिस्टम वापस आ जाता है? मोनार्किक सिस्टम। मोनार्किक सिस्टम रीस्टोर्ड इन फ्रांस, ठीक है। तो इतना पूरा हमने ये जो चैप्टर देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया कि पूरा जो पॉइंट है वो इंक्लूड किया जाए, है ना। इसमें एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप कर देता हूं। जो किंग थे उनका नाम था लुइस 16। किससे मैरिज किया उन्होंने? मैरी एंटोनियट से, है ना। कौन से फैमिली से थे? बर्बन फैमिली से। उस समय पे कौन सा करेंसी चलता था? लिब्रे, है ना। और वो क्या उनको मिला? खजाना खाली मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते थे, है ना। उसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या ढूंढ रहे थे वो, कि टैक्स को बढ़ाया जाए, है ना। लेकिन टैक्स को बढ़ाने के लिए उनसे किनसे परमिशन लेना पड़ेगा? स्टेट जनरल से, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी थी उस समय की, जिसमें तीनों प्रकार के स्टेट उसके मेंबर थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और बाद में हमने देखा कि कैसे वो बॉयकॉट करते हैं मीटिंग और कैसे अपने लिए नेशनल असेंबली बना लेते हैं, जिनका एक ही टारगेट होता है, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया टाइप ऑफ टैक्स विच वाज पेड बाय द थर्ड स्टेट। तो टेले और टेथे आपको याद रखना है ना। टेथे क्या था? जो चर्च को जाता था टैक्स, और टेले क्या था? जो डायरेक्ट स्टेट को जाता था। इट वाज अ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद में मैंने बताया आपको क्या कि यहाँ पर जो है 1789 में जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है 14th ऑफ जुलाई 1789 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। फ्रांस का जो एक एंथम है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, जिसे क्या कहते हैं? मर्साइलिस, किसने लिखा था? रॉगे डे ले इसले ने, है ना। तो ये याद रखिएगा, फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो क्या है? मर्साइलिस है। किसने लिखा था? रॉगे डे ले इसले। और जो फ्रांस का नेशनल फ्लैग है वो है ट्राई कलर, जिसमें 3 कलर होते हैं, ब्लू, व्हाइट और रेड। ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। जो यहाँ पर जैकोबियन क्लब है, आपको दिख रहा होगा, तो जैकोबियन क्लब एक स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे, जो ऐसा रहता है ना लाइन लाइन वाला, वो ट्राउजर पहनते थे, और एक रेड फ्रीजियन कैप पहनते थे। तो रेड फ्रीजियन कैप क्या होता था? जो स्लेव्स होते हैं ना, वो जब फ्रीडम उनको मिलता है तो वो फिर वो रेड फ्रीजियन कैप पहनते हैं, है ना। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है इसमें, ठीक। और जो बाकी चीजें हैं उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज मैं लास्ट आपको बताता हूं, जिसे कहते हैं एलेगोरीज, है ना। तो देखो एलेगोरीज क्या होता है? तो एलेगोरीज मतलब कि ऐसा सिंबल आप यूज करते हैं किसी आइडिया फिर एक्सप्रेस करने के लिए, तो उस सिंबल को क्या कहते हैं? एलेगोरीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, if you are using any symbol for depicting any idea or a thought, then that symbol will be called as allegory, है ना। जैसे मान लो कि भारत माता,
तो भारत माता क्या है, एक एलोगरी है भारत के लिए, है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि ब्रोकन चेन, तो ब्रोकन चेन क्या है, फ्रीडम के लिए यूज होता है, ठीक है। वैसे ही बंडल ऑफ रॉड, तो बंडल ऑफ रॉड किसके लिए यूज होता है, यूनिटी के लिए। स्कैप्टर, तो स्कैप्टर किसके लिए यूज होता है, एक स्कैप्टर रॉयल पावर के लिए यूज होता है, ठीक है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, तो ये किसके लिए यूज होता है, एक इटर्निटी को शो करने के लिए यूज होता है कि कोई भी अंत नहीं है, कोई भी बिगिनिंग नहीं है, नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, है ना। उसके साथ में एक जैसे मैंने बताया फ्रिजियन कैप, रेड फ्रिजियन कैप, तो वो फ्रीडम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सभी चीजें हैं वो एलिगोरीज कहलाती हैं, है ना। और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिपीट करती है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, ऐसा आइडिया जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट आप उसको फील कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि नेशनलिज्म है, लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। तो आई होप ये जो आपको एलोगरी वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना ही है इस चैप्टर में, बहुत आसान और बहुत इजी और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। अच्छे से इसे और भी देखिएगा, एक बार बुक में पढ़िएगा। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आएगा तो पूछिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड एनी डाउट इफ यू हैव, then you can comment below and let us know. We will feel happy to help you all. तो इतना ही है इस चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन। एक चीज मैं और आपके साथ में मेंशन करना चाहूंगा कि हम इस पूरे लेक्चर के बाद में आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जिसे आप सॉल्व करिएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर कैंडिडेट क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने साइड से भी आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होगा। तो इसी नोट के साथ में वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट यू विद द नेक्स्ट न्यू लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।